हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी क्रम में हमने आज भी क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा कैलेंडर से है। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखो किसी माह की 23 तारीख को क्या है, रविवार। तो देखो 23 में क्या है, रविवार है। अब देखना है 2 सप्ताह 4 दिन पहले। तो बच्चों ऐसे सवाल में कभी भी 2 सप्ताह 4 दिन पहले की डेट नहीं निकालनी है आपको, बल्कि 2 सप्ताह पहले तो रविवार ही होगा। हमें देखना है केवल 4 दिन पहले। तो देखो ऐसे ही लिख दो बस, केवल 2 सप्ताह 4 दिन पहले का अगर दिन निकालना है तो आप इस 4 को क्या कर दोगे, ये 4 होते हैं विषम दिन, और इन 4 को क्या कर दोगे तुम, माइनस। अगर 2 सप्ताह 4 दिन बाद का दिन पूछा होता तो प्लस कर देते। जब आगे की डेट में जाते हैं तो प्लस, और बैक डेट में जाते हैं तो माइनस। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हमने रविवार में से 4 माइनस कर दो, तो रविवार में से 1 कम करोगे शनिवार, 2 कम करोगे शुक्र, और 3 कम करोगे बृहस्पति, और 4 कम करोगे तो बुधवार। ठीक है, तो आंसर हो गया बच्चों इसका बुधवार, ऑप्शन सी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। यदि गो बराबर 32, सी बराबर 49 तो सम का कोड क्या होगा। ठीक है, देखो गो बराबर 32, सी बराबर 49 तो सम का कोड क्या होगा। तो देखो हमें गो से 32 बनाना है, सी से 49 बनाना है, सम का बताना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई जोड़ के देखते हैं। तो देखो जी आता है 7 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, 7 और 15 कितना हो गया, 22, लेकिन लिखा हुआ कितना है, 32। तो ये वाला लॉजिक नहीं चला। तो अब इनका नंबर ना जुड़ा तो इनका अपोजिट वाला नंबर जोड़ के देखते हैं। अब इनका अपोजिट वाला नंबर जोड़ के देखो तो जी का अपोजिट टी, और टी कितने पर आता है, 20 पर। ओ का अपोजिट एल, एल कितने पर आता है, 12 पर। 20 और 12 कितना हो गया बच्चों, 32। ऐसे ही इसमें एस का अपोजिट होता है एच, एच कितने पर होता है, 8 पर। एच का अपोजिट एस, एस कितने पर, 19 पर। ई का अपोजिट वी, वी कितने पर, 22 पर। तो 22, 8, 30 और 19, 49। यानी ये पक्का कंफर्म हो गया कि इसके अपोजिट अक्षरों के नंबर प्लस हो रहे हैं। और जब अपोजिट अक्षरों के नंबर प्लस हो रहे हैं तो हम भी अपोजिट की तो प्लस करेंगे। तो यहां पर देखो ये 19 वाला, ये 15 वाला, ये 13 वाला, ये 5 वाला। ठीक है, अब इनका नंबर नहीं लिखना, ये ऐड नहीं करना, हमें किसका ऐड करना है, इसके अपोजिट का। तो एस का अपोजिट क्या होता है बच्चों, एच, एच कितने पर आता है, 8 पर। ओ का अपोजिट एल, एल कितने पर आता है, 12 पर। एम का अपोजिट एन, एन कितने पर आता है, 14 पर। ई का अपोजिट वी, वी कितने पर आता है, 22 पर। तो देखो 12 और 8 20, 20 और 14 34, और 34 और 22 56, यानी 56 इसका आंसर हो गया। अपोजिट अक्षरों के नंबर जोड़े जा रहे हैं, ऑप्शन ए। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है कि 1 + 2 + 3 का मतलब है दीज आर बॉयज, 1 + 3 + 4 का मतलब है बॉयज आर नॉटी, और 1 + 4 + 5 का मतलब है नॉटी बॉयज सिंग। तो इस भाषा में नॉटी के लिए कौन सी भाषा है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। और ये कोडिंग डिकोडिंग का होता है कंपेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन, तुलना से आधारित प्रश्न, तुलना पर आधारित प्रश्न होता है ये। इसको कैसे करते हैं, इसमें हम पहले ये देखते हैं कि तीनों लाइनों में कोई चीज एक जैसी तो नहीं है। यहाँ पर 1 + 2 + 3 का मतलब है दीज आर बॉयज, 1 + 3 + 4 का मतलब है बॉयज आर नॉटी, और 1 + 4 + 5 का मतलब है नॉटी बॉयज सिंग। तो नॉटी का कोड हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन है। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और 1 इसमें भी है। तीनों में 1 कॉमन है। ठीक है, तो उधर की साइड देखो तीनों में क्या कॉमन है, देखो बॉयज इसमें भी है, ठीक है, बॉयज इसमें भी है, और बॉयज इसमें भी है। तीनों में बॉयज है। ठीक है, देखो यहां पर लिख दे रहा हूं अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो 1 + 2 + 3 बराबर है दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। 1 + 3 + 4 का मतलब है बॉयज आर नॉटी, बॉयज आर नॉटी। ठीक है, और 1 + 4 + 5 का मतलब है नॉटी प्लस नॉटी बॉयज सिंग, नॉटी बॉयज सिंग। तो हमसे किसका कोड पूछा है, नॉटी का कोड पूछा है बच्चों, नॉटी का। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, पहले ये देखते हैं तीनों में कोई चीज सेम तो नहीं है। तीनों में कोई चीज सेम है, 1 सेम है तीनों में। इधर भी एक साइड एक चीज कॉमन होगी, क्या कॉमन है, बॉयज इसमें भी, बॉयज इसमें भी, बॉयज इसमें भी। उधर तीनों में 1 कॉमन है, इधर तीनों में बॉयज कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि बॉयज का कोड है 1, बॉयज का कोड कितना है, 1। ठीक है, वॉइस का कोड 1 हो गया। अब उसके बाद देखो, अब हमें बताना किसका है, नॉटी का। तो हम वही लाइनों की कंपेयर करेंगे जिसमें नॉटी होगा। अब नॉटी कौन कौन सी लाइन में है ये देखना है, नॉटी कौन कौन सी लाइन में है। तो देखो बच्चों नॉटी कौन कौन सी लाइन में है, नॉटी सेकंड वाली में भी है और नॉटी थर्ड वाली में भी है, नॉटी दोनों में है। ठीक है, तो नॉटी दोनों में है, तो इसका मतलब इधर दोनों में क्या चीज कॉमन है,
4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। इधर दोनों में नॉटी कॉमन है, इधर दोनों में 4 कॉमन है, तो नॉटी का कोड कितना हो गया बच्चों 4, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 4, ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ब्लड रिलेशन का है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है। रेलवे एग्जाम 2013 और 14 दोनों में आया हुआ है, दोनों साल लगातार क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। ए बी का भाई है तो मैं बताता हूं आपको कि प्लस लगा दिया करो लड़के पर और लड़की पर माइनस। ए बी का भाई है, इसका मतलब ए लड़का है, किसका भाई है बी का। बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि भाई लड़का भी हो सकता है और भाई लड़की भी हो सकती है। सॉरी, भाई तो लड़का होगा लेकिन जिसका भाई है, भाई लड़के का भी हो सकता है और भाई लड़की का भी हो सकता है। ए बी का भाई है ना, तो ए तो है भाई, ए तो प्लस हो गया, लेकिन भाई लड़के का भी हो सकता है और भाई लड़की का भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो बी सी की बहन है, बी जो है ना वो किसकी बहन है सी की। सी डी का पिता है, ठीक है, सी जो है वो डी का पिता है, तो सी पिता है तो प्लस किसका पिता है डी का। तो डी का ए से क्या संबंध है, यानी तो डी जो है वो ए का कौन है, ठीक है। अब डी ए से कैसे संबंधित है। अब इस पूरी कहानी में डी का जेंडर पता नहीं चला, डी का जेंडर पता नहीं चला। अब देखो डी के ये कौन है पिता, डी के पिता की ये कौन है बहन, तो बुआ हो गई डी के पिता, पिता की बहन बुआ, और बुआ के भाई भी कौन हो गए चाचा, चाचा या ताऊ जो भी हो गए। ए तो हो गए चाचा, लेकिन डी कौन लगेगी इनकी। अब ये नहीं पता डी इनकी या तो भतीजी होगी या फिर भतीजा, या तो भतीजी होगी या फिर क्या होगा भतीजा। डी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे भतीजा आंसर लगा देंगे। क्यों, क्योंकि डी भतीजा होता अगर ये प्लस होता तो, लेकिन पूरे सवाल में हमें ये पता नहीं चला कि ये लड़का है या लड़की, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो भतीजी है भतीजा। जरूरी नहीं भतीजा हो, आंसर भतीजी भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट की छलांग लगाता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है, ठीक है। तो देखो ये है खंबा, ठीक है। अब इतने समय में एक बंदर 60 फीट लंबा पेड़ है ये। अब इसमें बंदर क्या करता है 3 फीट की छलांग लगाता है, 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है पर तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। तो ऐसे सवाल को मैंने आपको बताया है कि जितने फीट की छलांग है उतना ऊपर से कम कर दिया करो, 3 फीट ऊपर से कम कर दो, इसे 3 फीट ऊपर से कम कर दो, यानी लास्ट का जो 3 फीट है ना वो एक छलांग में कवर हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 3 फीट की तो छलांग लगाता है तो 1 सेकंड में कवर हो जाएगा लास्ट का जो 3 फीट है, क्योंकि लास्ट में बंदर फिसलता नहीं है, लास्ट में टॉप पे पहुंच जाता है। तो ऊपर का 3 फीट अलग कर दिया तो नीचे को कितना रह गया बताओ। ऊपर का 3 फीट अलग हो गया तो अब नीचे को कितना रह गया ये पेड़ 57 फीट, नीचे को कितना रह गया 57 फीट, ठीक है 57। तो देखो 1 सेकंड में कितने फीट की छलांग लगाता है 3 फीट की 1 सेकंड में, लेकिन फायदा क्या 2 फीट तो नीचे खिसक जाता है। तो 1 सेकंड में कितना चढ़ता है केवल 1 फीट, 1 सेकंड में कितना चढ़ता है 1 फीट। तो 1 सेकंड में अगर 1 फीट चढ़ता है तो बताओ 57 फीट की चढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा। 1 सेकंड में चढ़ता है ये 1 फीट, 1 सेकंड में कितना चढ़ता है 1 फीट, तो बताओ 57 फीट कितनी देर में चढ़ेगा 57 सेकंड में चढ़ेगा ना, ठीक है। 57 फीट चढ़ गया 57 सेकंड में। अब चढ़ना कितना है 60 फीट। तो देखो लास्ट का जो 3 फीट है उसे तो 1 सेकंड में कवर कर देगा, लास्ट के 3 फीट में तो नहीं फिसलेगा ना बंदर, तो लास्ट का तो 1 सेकंड में कवर कर देगा। तो देखो 57 सेकंड वो और 1 सेकंड लास्ट वाला, तो कुल मिला के कितना टाइम लगेगा 58 सेकंड, क्योंकि लास्ट वाले को 1 सेकंड में चढ़ जाएगा 3 फीट। तो 60 फीट चढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा भाई 58 सेकंड, ठीक है। कितना टाइम 58 सेकंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 58 सेकंड, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 57 सेकंड में चढ़ेगा और 1 सेकंड वो, तो कुल मिलाकर कितनी देर में चढ़ जाएगा 58 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में रमन बाएं से, देखो लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16, देखो रेलवे जयपुर क्लर्किकल में क्लैरिकल में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये, इसका ईयर नहीं दे रखा है कि कौन सा है, लेकिन रेलवे का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन से ईयर में आया है ये नहीं दिया हुआ है। तो देखो लड़कों की एक पंक्ति रमन, देखो लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से कितने नंबर पे है बच्चों 16, रमन दाएं से कितने नंबर पे है 16 नंबर पे। दीपक बाएं से, सॉरी रमन दाएं से 16 पे है ना,
तो इधर से नहीं करना, इधर से। रमन दाएं से कितने नंबर पे? 16 पे, और दीपक बाएं से कितने पर है? 16 पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में उतने ही लोग हैं जितना कि कुल का 1/3, और कुल संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो आंसर ये भी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बच्चे इस आंसर को लगा देते हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कुल संख्या कितनी है, और जब तक हमें कुल संख्या नहीं पता तो हम बीच में भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि बीच में बैठे हैं कुल का 1/3। तो जब कुल ही नहीं पता तो कुल का 1/3 कैसे पता होगा? तो हम अपनी तरफ से इसमें मान लेते हैं, अपनी तरफ से इसमें क्या मान लेते हैं बच्चों? अपनी तरफ से हम मान लेते हैं, माना टोटल बराबर कितना? x। टोटल मान लिया हमने x, टोटल x मान लिया। तो बताओ मध्य में कितने बैठे होंगे? मध्य में तो कुल का 1/3 बैठे हैं ना। कुल का कितना बैठे हैं? 1/3। तो 1/3, कुल का 1/3, तो कुल तो x है, x का 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? x/3। कुल का 1/3 मतलब x का 1/3, तो कितना आ जाएगा? x/3। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू कितनी रखी है भाई? 16। राइट से भी वैल्यू कितनी है? राइट से दीपक, रमन कितने पर है? 16 पर, और दीपक भी कितने पर है? 16 पर। तो देखो टोटल निकालने का क्या तरीका होता है? बीच में तो x/3 बैठे हैं, कुल का 1/3, कुल हमने मान लिया x। ठीक है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, यानी लेफ्ट वाले, राइट वाले और बीच वाले, ऐसे तो निकालते हैं टोटल। तीनों को जोड़कर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाले, तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखो टोटल बराबर लेफ्ट की वैल्यू कितनी? 16, राइट की वैल्यू भी कितनी? 16, बीच में कितने? कुल का 1/3 मतलब x/3। कुल का 1/3 कुल संख्या x मान ली, तो x का 1/3 x/3 होता है। और टोटल की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। यहाँ पे टोटल की जगह टोटल ही लिख दिया, यहाँ पे टोटल की जगह x लिख सकते हैं। अब देखो x वाले एक तरफ ले लो, उधर से प्लस के x/3 इधर को आएंगे तो माइनस के x/3, और 16 कितना हो जाएगा? 32। अब सॉल्व कर लो, 3x माइनस x/3 बराबर 32। अब इसकी मल्टीप्लाई उससे कर दो, 2x बराबर कितना? 3 दूनी 6, 3 3 9, 96। अब देखो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 48। x बराबर 48, यानी टोटल कितना आ गया? 48, क्योंकि x क्या माना था हमने? टोटल। तो टोटल संख्या ही पूछी है, तो टोटल कितना आ गया? 48। यानी ये हुआ कि बीच में कितने बैठे होंगे? 48 का 1/3, 48 का 1/3 मतलब कितने? 16। 3 3 3 3 18, यानी बीच में भी 16 बैठे थे। इधर से भी 16, इधर भी 16, और बीच में भी 16, इधर भी 16, इधर भी 16, और बीच में भी 16, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 48। तो कुल संख्या इस पंक्ति में कितनी थी बच्चों? 48। तो इसका आंसर हो गया 48, यानी 48, यानी ऑप्शन बी। समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज का है, ये भी आरआरबी पटना एएसएम में आया हुआ है। इसको देखेंगे कैसे करते हैं इसको। 3 6 18 9 18 54, इसमें 3 3 के ग्रुप बनने हैं बच्चों, देख के ही पता चल रहा है इसमें कितने कितने के ग्रुप बनने हैं। 3 3 के ग्रुप बनने हैं इसमें। 3 3 के ग्रुप कैसे बनने हैं बच्चों? 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 27 दूनी 54, 54 तिया 162। एक बार गुणा 2 से, एक बार गुणा 3 से, एक बार गुणा 2 से, एक बार गुणा 3 से, एक बार गुणा 2 से, एक गुणा 3 से, ये तो समझ में आ गया। लेकिन देखो सबसे पहला इसमें 3 था, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना आ जाएगा यहाँ पे? 81, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब यहाँ से अगर अगला पूछा होता तो गुणा 2, उससे अगला पूछा होता तो गुणा 3, तो इसका आंसर बच्चे कितना हो गया? 81, 81, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, सॉरी मिसिंग नंबर का है। इसमें हमें दिया है, देखो इसमें हमें एक आकृति दी हुई है, उसके बाद हमसे पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। तो देखो कभी कभी होता है, जैसे पहले हमें इन दोनों को समझना है, इसके बाद ये आंसर देना है। ये भी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 की गुणा 16 से करोगे। देखो इधर 2 से गुणा करिए, इधर 4 से, इधर 8 से, इधर 16 से। ठीक है, ऐसे इधर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 16 पंजे 80। अब यहाँ पर कितने की गुणा? 2 से गुणा करेंगे तो 2.5 से तो करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से गुणा करनी है तो 2.5 की 2 से गुणा करोगे, 2.5 की गुणा 2 से करोगे तो 5। ठीक है, इधर 4 से गुणा करोगे 2.5 की तो 10। ठीक है, इधर कितने से गुणा करोगे? इधर देखो 16 से करोगे तो यही आ जाएगा 40,
और इधर कितने से करोगे, 8 से करोगे तो 20, तो 2.5 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि 2.5 2 जा 5, क्योंकि यहां पर भी देखो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 2.5 यानी 2.5 दूनी 5, ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा 2.5, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 2.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है ये आकृति वाला। इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी होती है बच्चों, इसमें क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या, ये भी सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है। तो इसके करने की मैं कई सारी ट्रिक बताता हूं आपको क्लास में, ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझेंगे। पहले देखो अगर ऐसी आकृति कहीं पर दी हुई है तो इसमें तो कर देते हैं दुगना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसके कितने हो गए बच्चों 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसके कितने हो गए त्रिभुज 8, इसके भी 8 त्रिभुज और इसके भी 8 त्रिभुज, गिनने नहीं पड़ेंगे, बस जितने पोर्शन बनने हैं ना उसमें उतने पोर्शन में नंबर डाल के उनका दुगना करना है, यानी 4 दूनी 8 और ऊपर भी 4 दूनी 8, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, 8 और 8 कितना हो गया 16, ठीक है। अब 16 के बाद ये वाले गिन लो, अगर वर्ग या आयत में ऐसे पोर्शन बनने होते हैं तो करते हैं हम दुगना, लेकिन अगर ऐसा पोर्शन है तो इसमें हम नंबर डाल के प्लस कर देते हैं, 1 और 2 3, 1 और 2 3, तो 16 और 3 19, अब इसमें भी 1 और 2 3, 19 और 3 22, ये तो पता चल जाता है 3 कौन से हो गए, 1 2 और 1 बड़ा वाला, 1 2 और 1 बड़ा वाला, ऐसे होते हैं 3 22। 22 के बाद देखो जो इन आकृतियों से मिल के बनते हैं, जैसे अगर आप ऐसे नहीं गिनना चाहते तो देखो ऐसे गिनो, 4 दूनी 8 तो इसके हो गए बच्चों, 4 दूनी 8 तो इसके हो गए, 8 8 16, 16 के बाद देखो इन दोनों आकृतियों से मिलकर बन गया एक, 2 बन गए इससे, एक ये और एक ये 2 मिलने की वजह से बनी है, तो 16 और 2 18, जब 2 बॉक्स मिलते हैं तो 2 नए त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है, तो 16 और 2 18, यानी 18 तो हो गए इस बीच वाली आकृति के, है ना। 18 के बाद 1 और 2 3 इसके, और 1 और 2 3 इसके, 18 3 21 और 3 24, 24 तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी तक 24 आ गए, लेकिन 24 के बाद देखो एक्स्ट्रा वाले गिनो, 24 के बाद देखो ये दोनों आकृति मिलने से एक ये वाला बना 25, और ऐसे ही ये दोनों आकृति मिलने की वजह से एक ये वाला बना 26, ऐसे ही ये वाला बना इन दोनों की मिलने की वजह से 27, और ऐसे ये वाला 28, समझ गए। 8 इसके 16, 2 इनके मिलने से बन गए 17 और 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 के बाद देखो ये 25, ये 26, ये 27 और ये वाला 28, तो कुल मिला के 28 इसका आंसर हो गया। 24 और 4 28, 4 कौन कौन से बन गए, एक ये वाला, एक नीचे वाला, एक इधर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 28। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इसमें हमें वेन डायग्राम बनाना है, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। देखो टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के लिए ये नहीं है कोई विद्यार्थी देखो क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं है कि कोई विद्यार्थी है तो वो क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकता, क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकता है, विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है, सारे विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकते, कुछ विद्यार्थी तो हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो खिलाड़ी क्रिकेट के हों लेकिन टेनिस प्रशंसक हो, यानी कुछ कुछ तीनों चीजें भी हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, ये वो विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, यानी पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो केवल विद्यार्थी हैं लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। ये वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी तो हैं पर विद्यार्थी नहीं है। अब टेनिस प्रशंसक, इसमें कुछ लोग तीनों चीजें भी हो सकते हैं, टेनिस प्रशंसक, तो टेनिस प्रशंसक यहां पे आ जाएगा, टेनिस प्रशंसक। अब ये वो लोग हैं जो विद्यार्थी भी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, टेनिस प्रशंसक भी हैं। ये वो लोग हैं जो विद्यार्थी हैं और टेनिस प्रशंसक हैं पर क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। ये वो हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं और टेनिस प्रशंसक है पर विद्यार्थी नहीं है। इनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अभी ये स्टूडेंट नहीं है। अब ये देखो ये विद्यार्थी भी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं पर टेनिस प्रशंसक नहीं है। ये जो हैं ये केवल विद्यार्थी हैं, ना क्रिकेट खिलाड़ी हैं ना टेनिस प्रशंसक हैं। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं लेकिन ना टेनिस प्रशंसक है ना विद्यार्थी हैं। ये खाली टेनिस प्रशंसक है, ना विद्यार्थी है ना क्रिकेट खिलाड़ी। तो ये वाला बनेगा सम वाला, यानी कुछ कुछ वाला तीनों को काटता हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन।
ये हमारी आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।